बच्चों, वेलकम बैक। और आज हम करेंगे हमारा नेक्स्ट लेक्चर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें हम बात करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। बच्चों ज़रा सोचो, याद करो कि फर्स्ट लॉ में क्या क्या कमियां रह गई होंगी। हमने देखा कि कोई भी रिएक्शन है, लेट अस से फ्रॉम रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स आर बीइंग फॉर्म्ड, ठीक है। अब क्या ये रिएक्शन हमेशा एक्सोथर्मिक अगर होगी तो क्या ये डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन में देता है कि हमेशा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट ही बनने हैं और इसी डायरेक्शन में बनने हैं? वी कैन नॉट से। एक क्राइटेरिया हो सकता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जो हैं वो प्रोडक्ट बनाएंगी। क्यों? क्योंकि एनर्जी कम हो जाएगी। एनर्जी कम होती है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, बोल सकते हैं। लेकिन फिर अगर एनर्जी कम होना ही स्टेबिलिटी का ऑर्डर है तो बताइए ज़रा, आइस जो है वो मेल्ट होके वाटर में कन्वर्ट क्यों हो जाती है अपने आप? वो भी एक थोड़ी देर आप उसको रूम टेम्परेचर पे रख दीजिए तो आइस से वाटर बन जाता है। लेकिन वाटर से गैस नहीं बनती है ना। उसके लिए हमें कुछ ना कुछ कंडीशंस लगानी पड़ती हैं। अगर मैं ये कहूँ कि इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की और पानी बना दिया तो ये भी तो एब्जॉर्ब करके गैस बना सकता है, बट वी नीड सर्टेन कंडीशंस, है ना। दूसरी चीज़, अच्छा ये देखो, अगर हम ये देखें, लेट अस से कि जैसे कोई भी हॉट बॉडी है, एनी लाइक अ वेसल इज देयर, वो ऑटोमेटिकली ठंडी हो जाती है ना। कूलर, ये भी एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ठंडी हो रही है, ओके, एक्सोथर्मिक है। बट क्या ये पॉसिबल नहीं है कि कोई ठंडी चीज़ गर्म हो जाए? हमने देखा है कोल्ड ड्रिंक हो जाती है, वो भी अपने आप हो जाती है। वो क्यों हो रही है? यहाँ तो डेल्टा एच पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी रिएक्शन एक डायरेक्शन में जब होती है उसके पीछे खाली एनर्जी का चेंज इन्वॉल्व नहीं है। इट इज़ नॉट ओनली एंथैल्पी चेंज। नई नई बात बन रही। तो चलिए एक और चीज़ करके देखते हैं। लेट अस से मेरे पास एक बॉक्स के अंदर यू कैन से एक गैस पार्टिकल है। चलिए उनका कलर हम रेड कर लेते हैं, ठीक है। और मेरे पास एक बॉक्स और है और इसके अंदर भी कोई गैस है जिसका कि लेटस से कलर ग्रीन है, करेक्ट। ओके, नाउ मैंने क्या किया, इन दोनों गैसेस के बीच में भी पार्टीशन है उसको हटा के एक ही बॉक्स कर दिया। नाउ आई सी कि यहाँ पे ग्रीन और रेड दोनों गैसेस आपस में डिफ्यूज़ हो गई हैं। डिफ्यूजन हो रहा है क्योंकि गैसेस रेड इधर मूव करेगी और ग्रीन वाली गैस इस तरफ मूव कर जाएगी बॉक्स के अंदर। ऑब्वियसली दे आर द सेपरेट बॉक्सेस एट द मोमेंट। व्हाट इफ़ मैं इन दोनों की पार्टीशन को हटा दूँ, ठीक है, तो अब मिक्स हो जाएगी। अगर मैं आपसे इस कंडीशन में बोलूँ कि यहाँ से एक बताइए कौन सी गैस निकलेगी, तो आप बोलोगे हमेशा रेड कलर की निकलेगी। बी में से निकालोगे तो क्या मिलेगी? हमेशा ग्रीन कलर की गैस मिलेगी। सी में से निकालोगे तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से। क्यों? मिक्स हो चुकी हैं सब कुछ। अब यहाँ भी तो रिएक्शन हुआ है मगर डिफ्यूजन हुआ है एंड एंथैल्पी का तो कोई चेंज ही नहीं है। एंथैल्पी चेंज क्या है? डेल्टा एच क्या है? ज़ीरो, बिकॉज सिर्फ डिफ्यूजन ही तो हुआ है। देर इज़ नथिंग डन टू बी कंसिडर अबाउट द डेल्टा एच। सो ये भी तो रिएक्शन हो रहा है एंड दिस इज ऑल्सो अक्रिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। डेल्टा एच का कोई रोल नहीं, कहीं डेल्टा नेगेटिव है तो भी हो रही है, कहीं पॉजिटिव है तो भी हो रही है, और कहीं पर ज़ीरो है तो भी हो रही है। सो देर मस्ट बी सम अदर फैक्टर ऑल्सो। लेट्स लुक एट इट। दूसरा फैक्टर है बच्चों डिग्री ऑफ रैंडमनेस। डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिग्री ऑफ व्हाट डू यू से डिसऑर्डरनेस। डिग्री ऑफ डिसऑर्डर, कितना ज़्यादा रैंडम कितना ज़्यादा डिसऑर्डर की चीज़ें हो सकती हैं। अब आप सोचो, ये ऑर्डरली फैशन में थी क्योंकि इनके बीच में एक बैरियर लगाया हुआ था हमने। जैसे ये बैरियर हटाया सब गुड़ गोबर हो गया, सब कुछ मिक्स हो गया, है ना, रैंडमनेस हो गई। अब डिग्री ऑफ रैंडमनेस या डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस का मतलब क्या होता है? इसे हम ये भी कह सकते हैं दैट देयर इज़ अ रीअरेंजमेंट ऑफ atoms, ions or particles
of reactants to produce product. आप सोचो, एक स्टूडेंट, बच्चे जो हैं क्लास के अंदर टिक के खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, क्योंकि टीचर है क्लास में. जैसे ही क्लास से टीचर जाएगा तो क्या होगा? हम शांत थोड़ी ही बैठेंगे, हुड़दंग मच जाएगा, कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं. सो दैट इज़ अ स्पॉन्टेनियस थिंग. अब उनको टिका के बिठाने के लिए क्या चाहिए? एक एफर्ट लगेगा. कौन सा एफर्ट? देर हैज़ टू बी अ मॉनिटर, देर हैज़ टू बी अ टीचर, है ना. सिमिलरली आप देखो, कभी ट्रैफिक सिग्नल पे लाइट जो है ख़राब हो जाती है. सो व्हाट हैपन्स? कोई रुकता है? कोई नहीं रुकता. कहता है पहले मैं निकल जाऊँ, पहले मैं निकल जाऊँ, पहले मैं निकल जाऊँ. कोई यहाँ से, कोई यहाँ से, कोई यहाँ से आता है, कोई यहाँ से आता है, और अल्टीमेटली क्या होता है? कियोस्क क्रिएट हो जाता है. ये भी अपने आप हो जाता है, इसके लिए किसी को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है. लेकिन अगर वहाँ कोई पुलिस, ट्रैफिक पुलिस खड़ी है, या ट्रैफिक सिग्नल है, या वहाँ पे सीसीटीवी कैमरेज लगे हुए हैं, सो वी आर पुटिंग एन एनर्जी. भाई रैंडम में मत दिखाओ, ऑर्डर में रहो, है ना. मेंटेन द ऑर्डर. उसके लिए हमें एफर्ट लगाना पड़ता है. इसका मतलब वो स्पॉन्टेनियस नहीं है. व्हाट इज स्पॉन्टेनियस? तब रैंडमनेस. कहीं भी कोई भी जा रहा है, कुछ भी कर रहा है, कोई रोक टोक ही नहीं है. दैट इज कॉल्ड एज रैंडमनेस. सो रैंडमनेस को हम डिनोट करते हैं वर्ड से, दैट इज कॉल्ड एज एंट्रोपी, डिनोटेड बाय एस, कैपिटल एस. सो यानी डेल्टा एच और डेल्टा एस. कितना एंट्रोपी चेंज हो रहा है, कितना ऑर्डर्ड फैशन से हम डिसऑर्डर्ड फैशन में आ रहे हैं, कितना स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनिज्म से, स्ट्रक्चर्ड बॉडी से, प्रोडक्ट रिएक्टेंट से हम लोग एक ऐसी स्टेट के अंदर आ रहे हैं जो इरेगुलर है, इरेगुलर स्ट्रक्चर है ना. सो दैट इज कॉल्ड एज एंट्रोपी चेंज. तो आई थिंक दिस विद दिस बेसिक आइडिया व्हाट इज द एंथैल्पी चेंज and how degree of randomness or delta S is responsible for a reaction, we can move on to the looking at the कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स एक्सप्लेन करना क्या चाह रहा था. ऐसा फर्स्ट लॉ में क्या रह गया जो सेकेंड लॉ को लाना पड़ा. तो लेट अस लुक एट द लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ फर्स्ट. तो इसको आप पॉज करके ज़रा नोट कर लीजिए सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड. कर लिया? ओके. तो चलिए देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ. सबसे पहली लिमिटेशन क्या है उसकी? फर्स्ट लॉ could not explain reversible reaction, या you can say reversible flow of energy. यानी एनर्जी जो है flows always from hot body to cold body. वो ये नहीं कह पाए कि कोल्ड बॉडी से भी हॉट बॉडी की तरफ टेम्परेचर चेंज हो सकता है. सो एनर्जी फ्लो इज़ ऑलवेज फ्रॉम हॉट टू कोल्ड बॉडी, ऐसा फर्स्ट लॉ ने माना था. लेकिन कोल्ड से हॉट बॉडी में हो सकता है ट्रांसफ़र, एक गर्म चीज़ को हम और गर्म कर सकते हैं, ठीक है. वो एक्सप्लेनेशन फर्स्ट लॉ ने नहीं दी. तो दिस वॉज मिसिंग इन फर्स्ट लॉ. नंबर 2, फिजिबिलिटी ऑफ अ प्रोसेस, और जिसे हम कहते हैं स्पॉन्टेनिटी, was not explained. ठीक है जी. थर्ड चीज़, जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस होते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ दे आर ऑल इरिवर्सिबल. स्पॉन्टेनियस processes are irreversible, ऐसा भी उन्होंने मांगा. ठीक है. जैसे देखो, मान लो आपने वाटर ऐड किया, वाटर के अंदर सॉल्ट को ऐड कर दिया, करेक्ट. चम्मच से आपने इसको घोल दिया या ना भी घोला, इसको आपने मिक्स करके डाल के छोड़ दिया, यू लेफ्ट इट अनडिस्टर्ब. तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ इट कैन नॉट बी separated on its own. अच्छा, फर्स्ट लॉ ने कहा कि हमने ये तो सिर्फ यही हो सकता है कि नमक में पानी के अंदर नमक घोल दिया, ठीक है. अब इसको सेपरेट करने के लिए हमें डेफिनेटली
कोई ना कोई एफर्ट लगाना पड़ेगा। हमने पहले भी पढ़ा है जूनियर क्लासेस के अंदर कि पानी से अगर नमक को अलग करना है तो उसे हीट करना पड़ेगा, करेक्ट। लेकिन हमें हीट एनर्जी खुद लगानी पड़ेगी। वी हैव टू पुट एन एफर्ट टू इट। दी मिक्सिंग ऑफ सॉल्ट इनटू वाटर इज़ अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, मगर इसका सेपरेशन स्पॉन्टेनियस नहीं होता है, ठीक है। नंबर 4, कैन 100% एफिशिएंट इंजन बी मेड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जितना फ्यूल है वो सारा का सारा बर्न करके हमने क्या बना दिया, एनर्जी में बना दिया। अगर फर्स्ट लॉ के हिसाब से देखें तो फर्स्ट लॉ सेज यस, फर्स्ट लॉ सेज यस इट कैन बी, मगर कैसे, बट हाउ, ये एक्सप्लेन नहीं किया। हाउ का एक्सप्लेनेशन हमें दिया वॉज एक्सप्लेन्ड बाय सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ ने खाली ये कह दिया कि हाँ ये हो सकता है, लेकिन कैसे होगा इसका कोई जवाब उनके पास नहीं था। एग्जाम्पल देखो, जैसे हम लोग करते थे ओशन से, हम लोग जब एनर्जी बना रहे थे OTEC, क्या था ये, जिसमें हमने ओशन एनर्जी को कन्वर्ट किया था थर्मोकेमिकली इनटू इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज OETC। नाउ देखो, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ सारा का सारा जो ऑल वर्क डन, जितना भी काम किया है वो सारा का सारा हीट बना रहा है, ठीक है। लेकिन जब हम इस हीट को वापस वर्क में कन्वर्ट करना चाहेंगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल। वाई सो? बिकॉज सम हीट विल बी वेस्टेड, सम हीट विल बी वेस्टेड। अब इस हीट को तो वापस नहीं ला सकते। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी जो है, इट इज़ गोइंग टू कन्वर्ट इनटू लाइट एंड हीट। हम एफर्ट लगा के उसे वापस इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट वी विल नीड सम पर्टिकुलर रिएक्शंस, सम पर्टिकुलर कंडीशंस, और उसमें भी सारी नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो हीट लॉस हो चुकी है उस हीट को हम वापस कंज्यूम करके वापस इलेक्ट्रिसिटी नहीं बना सकते, राइट। सो वी कैन से दैट कि स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस processes, thermodynamic processes was not spontaneous and non-spontaneous processes were not explained by first law। तो इसीलिए हमारे पास आया क्या, सेकेंड लॉ। अब सेकेंड लॉ क्या एक्सप्लेन करता है? सेकेंड लॉ एक्सप्लेन्स फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन। फिजिबिलिटी का मतलब क्या ये रिएक्शन होगी या फिर नहीं होगी, ऐसा कुछ भी फर्स्ट लॉ ने नहीं दिया था। So second law explain the feasibility of reaction how, number 1, any process which has a tendency to occur, number 1, by itself, जो अपने आप हो रही हो, जिसे किसी एक्सटर्नल एनर्जी की ज़रूरत ना हो। number 2, has occur by proper initiation, प्रॉपर इनिशिएशन का मतलब होता है जो फास्ट टू बिगिन, अपने आप हो जाए और जल्दी से हो जाए, कटाक से, ठीक है। और तीसरी अंडर गिवन कंडीशन, यानी जैसे रूम टेम्परेचर के ऊपर आइस का मेल्ट कर जाना, इज़ अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, क्योंकि आपने रूम टेम्परेचर दिया, द कंडीशन इज सिंपल रूम टेम्परेचर, एंड डेफिनेटली इट इज़ वेरी फास्ट, क्योंकि आप जैसे ही बाहर निकालोगे इमिडिएटली वो मेल्ट होने लगेगी। बाय इट सेल्फ मीन्स विदाउट एनी एक्सटर्नल सपोर्ट, ठीक है। इसे हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे हम कहते हैं बाय इटसेल्फ की बात, कि वो अपने आप होनी चाहिए। बाय इटसेल्फ का मतलब, जैसे आप देखो शुगर है, आपने उसको पानी में डाल के अनडिस्टर्ब छोड़ दिया, सॉल्ट है पानी में मिला के अनडिस्टर्ब छोड़ दिया, ठीक है। ये एग्जांपल्स हो सकती है।
देन यू कैन सी दैट देर इज़ इवेपोरेशन ऑफ लेक. कोई नहीं कर रहा उनको दुनिया में. ठीक है, सन की हीट पड़ रही है उसके ऊपर, बट इट इज़ स्पॉन्टेनियस. हमें उसमें कोई और एफर्ट भी नहीं लगाना पड़ रहा. नंबर 3 आप देखो, दैट इज़ फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर. बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम इस बात को. दैट एनर्जी फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर. देन उसके बाद आप देखो गैसेस का डिफ्यूजन. ये भी अपने आप हो जाता है, इसको भी कुछ नहीं करना पड़ता. यानी हम कह सकते हैं इवन मेल्टिंग ऑफ आइस, ये सब के सब चीज़ें अपने आप हो रही हैं. सो दीज ऑल आर दी स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस. और ये चीज़ें अपने आप अगर हो गई तो इनको वापस करने में हमें एफर्ट लगेगा. जैसे देखो, अगर मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रूम टेम्परेचर पे छोड़ा तो ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, भले ही स्लोली होगा. ठीक है, और ये नेचर में हो रहा है. हम 6 पॉइंट कह सकते हैं. सिमिलरली देखो, अगर कार्बन पड़ा है और उसकी कंबस्चन ऑक्सीजन नेचर में पड़ी और जल गया, ठीक है, इग्नाइट हो गया, एक बार इग्नाइट हो गया, सो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस करेगा. सिमिलरली अगर आपने कैल्शियम कार्बोनेट लिया और उसे हीट कर दिया तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई. नाउ दीज रिएक्शंस आर नॉट रिवर्सिबल अनटिल इलनेस आप वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करो, इलेक्ट्रिसिटी डालो, है ना. कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी हमें ये इग्नाइट करके हमने कार्बन डाइऑक्साइड बना तो लिया, कोयले को जला के वापस कोयला तो नहीं मिल सकता अब हमें. करेक्ट. कैल्शियम कार्बोनेट को ही बर्न कर दिया ना, गैस एस्केप कर जाएगी. अगर ओपन सिस्टम हुआ तो क्या हम वापस कैल्शियम कार्बोनेट बना सकते हैं ऐसे? नहीं बना सकते. सो दीज आर एक्चुअली द नॉन रिवर्सिबल रिएक्शंस ऑल्सो. सो वी कैन से दैट non spontaneous reactions has no tendency to occur on its own, but जो spontaneous reactions हैं has tendency to occur on its own, अपने आप हो जाती हैं. राइट. लेकिन अगर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को प्रॉपर इग्निशन मिल जाए या प्रॉपर इनिशिएशन हो जाए, ठीक है, एंड देर आर कंडीशंस दैट प्रॉपर इनिशिएशन हो एंड देर these non-spontaneous reactions occurs only if continuous external energy is supplied. देखो, हमने प्रॉपर इनिशिएशन कर दिया, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं है, हमने कंटिन्यूस एनर्जी नहीं दी, वो रिएक्शन नहीं होगी. देखो, इसका प्राइम एग्जांपल बताते हैं आपको. फ्रिज है ना आपका. अब देखो, फ्रिज क्या करता है? फ्रिज करता है गर्म चीज़ को ठंडा करता है. राइट. यानी कि एनर्जी का फ्लो कैसे हो रहा है? फ्रॉम हॉट बॉडी टू कूल्ड बॉडी. कैसे? देखो, फ्रिज के अंदर आपने मान लो कोई भी चीज़ रख दी, गर्म थी चीज़ थोड़ी सी, ठीक है, बाहर का टेम्परेचर क्या है? वो भी गर्म है. आउटसाइड टेम्परेचर, आउटसाइड फ्रिज, अंदर भी चीज़ गर्म है. अब एनर्जी हैज़ टू मूव फ्रॉम हॉट बॉडी या टू हॉट बॉडी, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में भेज रहे हो टू मेक इट कोल्ड, ठंडा करने के लिए अपनी एनर्जी बाहर निकालनी है. अब अपने आप तो जाएगी नहीं. व्हाट डू यू नीड? कंडेंसर. फ्रिज का कंडेंसर काम करता है. वो क्या करता है? इसके अंदर से हॉट एनर्जी यानी कि हीट को निकाल के बाहर फेंक रहा है जो ऑलरेडी गर्म है. सो दे लुक एट इट, द टेम्परेचर इज मूविंग फ्रॉम कोल्डर थिंग टू हाई हॉटर थिंग. और हमने फर्स्ट लॉ में पढ़ा था कि हीट हमेशा हॉट टू कोल्ड ट्रैवल करती है. लेकिन यहाँ देखो क्या हो रहा है, हीट एनर्जी इज ट्रैवलिंग फ्रॉम कोल्ड टू हॉट इन फ्रिज. जैसे ही फ्रिज बंद होगा फिर से गर्म हो जाएगा अंदर का टेम्परेचर. सो इट मीन्स देर इज अ कंटिन्यूस flow of energy is required to make this temperature move from cold to hot body.
सिमिलरली हमने पढ़ा है कि पानी ऊपर से नीचे गिरता है ना। वाटर पंप देखते हैं क्या करता है अब। वाटर पंप क्या करता है, वाटर फ्रॉम लोअर हाइट is sent to higher height और टू टैंक एट हायर हाइट, है ना। ऊंचा पड़ा है, छत के ऊपर पड़ा है, पानी ऊपर से नीचे अपने आप गिरता है, लेकिन नीचे से अपने आप ऊपर तो नहीं जाएगा, उसके लिए हमें वाटर पंप लगाना पड़ेगा। सो दीज आर द प्राइम एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन विच बिकम्स स्पॉन्टेनियस और फिजिबल। स्पॉन्टेनियस को हम फिजिबल भी कह सकते हैं कि हो सकती है, लेकिन कब, जब कंटिन्यूअस एक्सटर्नल एनर्जी इज सप्लाइड। ठीक है, अब पता कैसे चलेगा कि कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, चलिए देखते हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस processes by second law। कैसे पता लगाएं कि कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। इसे समझने के लिए हमें समझना है पहली चीज़ डेल्टा एच जो हम पढ़ते आ रहे हैं, चेंज इन एनर्जी, एंथैल्पी चेंज। देन वी नीड टू अंडरस्टैंड डेल्टा एस, दैट इज एंट्रोपी चेंज, जिसके बारे में हमने अभी थोड़ी सी बात की थी। तीसरा फैक्टर बच्चों आएगा डेल्टा जी, विच इज़ कॉल्ड एज गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक, हम इन तीन फैक्टर्स को समझ के ये बता सकते हैं कि कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए। ओके, तो सबसे पहला आ गया हमारा tendency of a system of an isolated system। isolated system हम क्यों कह रहे हैं, that system is under observation, उसे हमने बाकी सब जगहों से काट दिया। so tendency of an isolated system to lower its energy for spontaneity। क्या हम इसे एक पैरामीटर मान सकते हैं? देखिए, कोई भी प्रोसेस होता है, एनर्जी ऑफ सिस्टम डिक्रीजेस। अगर किसी भी प्रोसेस में एनर्जी सिस्टम की डिक्रीज कर रही है तो वो रिएक्शन को हम कहते हैं कि वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक, जैसे मान लीजिए रिएक्टेंट से हमने प्रोडक्ट बनाया और एनर्जी रिलीज हो गई। सिंस वी आर राइटिंग विद द प्रोडक्ट, तो डेल्टा एच क्या है यहाँ पे, नेगेटिव, इट इज एक्सोथर्मिक। और जैसा कि हम कह रहे थे, लेकिन कुछ रिएक्शंस हैं जहाँ पर डेल्टा एच अगर पॉजिटिव है, यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं, इसका मतलब वो सारी की सारी नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, पर ऐसा तो नहीं होता। सो सम ऑफ endothermic reactions are spontaneous। जैसे देखो, अगर आपने दिया जगाया है, ठीक है, या कोई कैंडल ब्लो की है, लगाई है आपने, ऑन लिट की है, तो अगर आपने एक बार लिट कर दिया, इग्नाइट कर दिया, एक बार इनिशिएट कर दिया, क्या उसके बाद लगातार आपको माचिस की तीली उसके साथ लगा के रखनी होती है? नो, बिकॉज इट इज़ स्पॉन्टेनियस। वो तेल अपने आप जलेगा दिए से, कैंडल की जो वैक्स है वो ऑटोमेटिकली मेल्ट होती चली जाएगी एंड इट विल कीप ऑन लिटिंग दैट कैंडल कंटिन्यूसली। सो it is some of those processes which are endothermic but yet they are spontaneous। दूसरी चीज़ देखो, आइस है, आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, कैसा रिएक्शन है, एंडोथर्मिक है ना। सिमिलरली HGO सॉलिड होता है, ठीक है, इसे आप नेचर में रूम टेम्परेचर पे छोड़ दीजिए, इट विल बिकम, इसको हीट करना है, हीट किया तो क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन और गैस बन जाएगी, हाइड्रोजन मरकरी मिलेगा आपको लिक्विड एंड यू विल गेट
गैस। इसका मतलब ये भी तो डेल्टा एच पॉजिटिव है, ये भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। सिमिलरली देखो, अगर हम लोग CH3COOH एसिटिक एसिड लेते हैं, इथेनोइक एसिड, और C2H5OH एल्कोहल लेते हैं, इन दोनों को अगर आपने हीट किया तो क्या रिएक्शन बनती है? CH3COO C2H5 प्लस H2O, एंड वी नो दैट दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल ऑल्सो। तो देखो, हीट दी है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, हो रहा है, वापस एक्सोथर्मिक हो जाएगी, लेकिन वो भी होती है, रिवर्सिबल भी पॉसिबल है। सो इसका मतलब कि यहाँ पर देखा जाए तो डेल्टा एच कैन नॉट बी द ओनली फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पॉन्टेनियस फॉरवर्ड डायरेक्टेड रिएक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्टेड मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट राइट हैंड साइड को रिएक्शन मूव कर रहा है। सो खाली एंथैल्पी चेंज डजंट सीम टू बी द क्राइटेरिया, फिट क्राइटेरिया। तो चलिए दूसरा फैक्टर देखते हैं, टेंडेंसी to acquire maximum randomness और disordered arrangement। जिसे हम क्या कहते हैं? एंट्रोपी, और डिनोटेड बाय S, एंड डेल्टा S इज टू बी कंसिडर। अगर रैंडमनेस मैक्सिमम होनी चाहिए तो डेफिनेटली इट हैज़ टू बी मोर देन ज़ीरो, करेक्ट। इसका मतलब टेंडेंसी टू एक्वायर रैंडमनेस कैन इट बी द मेजर फॉर अंडरस्टैंडिंग द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉट। इसका मतलब कोई भी सिस्टम आपके पास है वो ऑर्डर्ड से डिसऑर्डर्ड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। सो वी नो दैट ऑर्डर से डिसऑर्डर होना इसकी हाई प्रोबेबिलिटी है। डिसऑर्डर से डिसऑर्डर विदाउट एनी हेल्प, विदाउट एनी एक्सटर्नल सपोर्ट, ऑर्डर से वो डिसऑर्डर में जा रहा है, बड़ी हाई प्रोबेबिलिटी है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि डिसऑर्डर्ड चीज़ें अपने आप ऑर्डर में आ जाएं? पॉसिबल है? एक करप्ट ऑफिसर अपने आप जो है वो बड़ा ही साऊ सा और ईमानदार हो जाए, ऐसा पॉसिबल है? बड़ी लो प्रोबेबिलिटी है ना। कोई भी सिस्टम ऑर्डर्ड फैशन में हो, डिसऑर्डर होना बड़ा आसान है, लेकिन डिसऑर्डर्ड फैशन को ऑर्डर में आना बहुत लो प्रोबेबिलिटी है अपने आप से, ठीक है। सो एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने आपको बताया, मिक्सिंग ऑफ गैस इन अ कंटेनर इज स्पॉन्टेनियस। मेरे पास दो चेम्बर थे, बीच में एक पार्टीशन थी, यहाँ पर एक गैस है और यहाँ पे एक गैस है। पार्टीशन को मैंने जैसे ही रिमूव किया, सो व्हाट हैपन, एक डिसऑर्डर्ड फैशन आ गया, यानी अब कहीं भी रैंडमली आपके ये भी पढ़ें और ये भी पढ़ें, सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि अब इसको वापस से मैं ऑर्डर्ड फैशन में ले आऊँ। तो ये प्रोबेबिलिटी ज़्यादा, ये प्रोबेबिलिटी कम है। सो इसका मतलब ये हुआ, इन केमिकल रिएक्शन इफ disorderedness of product is more than reactant, then reaction is spontaneous, अपने आप हो जाएगी। सो यहाँ हम क्या कह सकते हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, इसका जो एंट्रोपी है यानी S है, SP, और इसका हम कह सकते हैं S रिएक्टेंट, करेक्ट। सो डेल्टा S क्या होगा, डेल्टा इज गोइंग टू बी SP माइनस SR। इसकी इंट्रॉपी और इसकी इंट्रॉपी को मैनेज करके देख लो कौन ज़्यादा है। अगर हमने कहा है कि प्रोडक्ट की इंट्रॉपी ज़्यादा होनी चाहिए, यानी SP इज़ मोर देन SR, सो इसका मतलब डेल्टा S क्या हो जाएगा, मोर देन ज़ीरो, करेक्ट। नाउ बड़ा बेसिक फैक्टर समझाने जा रही हूँ आपको, समझिएगा, सोच के देखिए। सॉलिड है आपके पास, लिक्विड है आपके पास, और गैस है। सोचिए ज़रा किस में रैंडमनेस ज़्यादा होगी। कोई एक सिस्टम है सॉलिड है, कोई एक सिस्टम है जो लिक्विड है, एक सिस्टम है जो गैस है।
किस सिस्टम के अंदर रैंडमनेस ज़्यादा होगी, कौन तेज तेज भागेगा? डेफिनेटली जिसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। वी नो इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, देन इसकी काइनेटिक एनर्जी और इसकी काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है, करेक्ट? सो इसका मतलब एंट्रोपी भी ऐसा ही जाएगी। गैसेज आर मोर रैंडम दैन लिक्विड, लिक्विड आर मोर रैंडम दैन सॉलिड, करेक्ट? एक और देखो, हमने किया था एग्जाम्पल HGO सॉलिड, इसको हीट किया हमने तो इट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एंड देन गैसेस। सो आप यहाँ से देखो, सॉलिड से हम लिक्विड में जा रहे हैं, सॉलिड से हम गैस में जा रहे हैं। सो डेफिनेटली डेल्टा एस कैसा होगा? मोर देन ज़ीरो, क्योंकि इसकी इंट्रॉपी ज़्यादा होगी, इनकी इंट्रॉपी कम होगी। डिग्री ऑफ रैंडमनेस, ये तो ऑर्डर्ड फैशन में पड़े होंगे, ये थोड़े कम ऑर्डर्ड होंगे, ये और भी ज़्यादा डिसऑर्डर्ड होंगे। सो एंट्रोपी विल बी मोर देन ज़ीरो, करेक्ट? तो बच्चों ज़रा ध्यान से देखो कि अगर हम कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें हम हीट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में डाल रहे हैं, सो पक्की बात है जब हीट दे रहे हैं तो इनके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, करेक्ट? अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इसकी डिग्री ऑफ रैंडमनेस भी मोर देन ज़ीरो होगी इस रिएक्शन की, करेक्ट? इसका मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन शुड बी स्पॉन्टेनियस, क्योंकि इसके अंदर देखो ना डिग्री ऑफ रैंडमनेस बढ़ रहा है। लेकिन हमने देखा है कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर नॉट ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि डिग्री ऑफ रैंडमनेस बढ़ रही है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी ऑलवेज? नो, बट वी नो दैट exothermic reactions are more spontaneous than endothermic reactions। तो सोचिए, जब हीट निकाल रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, मान लीजिए रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में आए, प्लस हीट है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स कम होनी चाहिए बिकॉज इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना? इसका मतलब इसकी डेल्टा एस जो है वो लेस देन ज़ीरो होना चाहिए, तो दोनों ही फेवर नहीं कर रहे। सो रिएक्शन जो है शुड बी नॉन स्पॉन्टेनियस, बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट सीन ऑलवेज। हमने कहा है कि अगर एनर्जी प्रोडक्ट की कम होती है तो वो स्टेबल होते हैं, वो रिएक्शन हो जाएगी। दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि एंट्रोपी मोर देन ज़ीरो होना चाहिए, रैंडमनेस जितना बढ़ेगा उतना होगा। तो ये तो कन्फ्यूजन हो गया कि अब किसको माने, ठीक है? इसका मतलब डेल्टा एच एंड डेल्टा एस alone cannot predict spontaneity of a reaction। इस कन्फ्यूजन को दूर करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे देखते हैं। ओके, तो इसको समझने से पहले हमें एक चीज़ और समझनी है। जो हम बात कर रहे हैं कि अगर हम एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर देखते हैं काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, रैंडमनेस इंक्रीजेस, तो कैन वी से दैट जैसे ही टेम्परेचर को हम हीट को बढ़ाते हैं तो रैंडमनेस बढ़ जाती है? कह सकते हैं दैट Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी चेंज इन एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रैंडमनेस। मोर द एनर्जी एक्सचेंज, मोर द हीट, मोर इज़ गोइंग टू बी द एंट्रोपी। तो यहाँ ध्यान ये रखना है बच्चों कि हीट हैज़ रैंडमाइजिंग इन्फ्लुएंस, यानी वो हीट रैंडमनेस को बढ़ाएगी। एंड ऑल्सो टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ एवरेज chaotic motion of particles in the system। मतलब सिंपल है कि जो सिस्टम हायर टेम्परेचर पे होगा, हायर टेम्परेचर पे जो भी सिस्टम होगा
उसके पास रैंडमनेस ज़्यादा होगी। अगर लोअर टेम्परेचर पे होगा तो उसकी रैंडमनेस कम होगी, करेक्ट। बट माइंड इट, वी आर टॉकिंग अबाउट रैंडमनेस, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द चेंज इन रैंडमनेस, ठीक है। सो अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है, दैट एनी सिस्टम at lower temperature, if gains energy, then randomness increases, but the system already at high temperature, if supplied same energy, then it does not causes increase in randomness. इसको ऐसे भी समझो, एक चीज़ ऑलरेडी डिसऑर्डर्ड फैक्शन में है, उसे और आप कितना डिसऑर्डर कर लोगे। एक ऑलरेडी कियोस है, उस कियोस में अगर आप और एनर्जी दे भी दो तो कितना कियोस हो जाएगा, देयर विल बी वेरी लेस ऑफ द लिटिल चेंज। इट मीन्स change in entropy is inversely proportional to temperature in a system at high temperature, or we can say in a reversible system or the reversible reaction. So we can say that delta S is equal to Q in the reversible reaction divided by capital T, where capital T is the temperature and Q is the amount of heat energy provided to a reversible reaction. So ध्यान रहे, when we are talking about a reversible reaction, it is definitely inversely proportional to the temperature, because we know एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जो होती हैं वो लो टेम्परेचर पे फेवरेबल होती हैं। जैसे उस रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाओगे वो रिएक्शन एंडोथर्मिक बन जाएगी, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन आ जाएगी। जैसे रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, अगर ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है यानी एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है, और मैंने इस सिस्टम में और एनर्जी दी, तो व्हाट विल हैपन, एट हाई टेम्परेचर द रिएक्शन विल बी रिवर्सिबल, और एट लो टेम्परेचर डायरेक्शन विल बी फॉरवर्ड डायरेक्शन। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रिवर्सिबल रिएक्शंस का, कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवर्ड एट हाई टेम्परेचर, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवर्ड एट लो टेम्परेचर। इसीलिए चेंज इन एंट्रोपी फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन फॉर अ सिस्टम एट हाई टेम्परेचर इज गोइंग टू बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और ये क्यों हुआ है, क्योंकि हमें पता है कि हीट अगर आप देते हैं टू लो टेम्परेचर सिस्टम तो रैंडमनेस बढ़ती है, एंड हीट व्हेन गिवन टू हाई टेम्परेचर सिस्टम रैंडमनेस इज लेस। हम ये नहीं कह सकते कम हो जाती है, बट रैंडमनेस कम होती है। तो इट डज नॉट कॉजेज इंक्रीज इन रैंडमनेस, और यह रैंडमनेस बहुत ही कम होती है, ठीक है। होगी तो सही, लेकिन बहुत कम होगी। अब किसी भी सिस्टम में अगर हमें ये देखनी है कि उसकी एंट्रोपी चेंज क्या होगा, एक मिनट, किसी भी सिस्टम का एंट्रोपी चेंज क्या होता है, दिस इज द टोटल चेंज इन एनर्जी और द रैंडमनेस। सिस्टम में कितना चेंज आया और सराउंडिंग में कितना चेंज आया, ठीक, दिस इज व्हाट टोटल एस, एंड दिस टोटल एस शुड ऑलवेज बी मोर देन ज़ीरो, यानी इसमें चेंज और इसमें चेंज दोनों ऐड करके शुड बी मोर देन ज़ीरो, ठीक। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा, यानी व्हेन सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम विद सराउंडिंग, तब देखो क्या होगा। तो इसका मतलब डेल्टा एस ऑफ सिस्टम विल बी इक्वल टू डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग।
सो इन दिस केस डेल्टा एस विल बिकम इक्वल टू ज़ीरो, वेरी सिंपल. सो यानी आपको ध्यान क्या रखना है, इस पॉइंट को बहुत याद रखिएगा, क्वेश्चंस में बहुत यूज़ होने वाला है. डेल्टा एस एट इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो. तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी रिएक्शन है उसके अंदर क्या होता है, पहले एंट्रोपी बढ़ रही होती है, ठीक है. जब वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगी वहाँ के डेल्टा एस ज़ीरो हो जाएगा. तो पहले डेल्टा एस बढ़ रहा है इनिशियली, फिर वो इक्विलिब्रियम में आ जाता है, दिस इज इक्विलिब्रियम, एंड देन जो प्रोडक्ट बनेगा तो पॉसिबली इट इज़ पॉसिबल कुछ रिएक्शंस में वो लेटर ऑन रिड्यूस हो जाए प्रोडक्ट बनाने के लिए, और या फिर बढ़ भी जाए. दैट डिपेंड अपॉन द कंडीशंस जो भी डिस्कस करेंगे हम. तो यहाँ से हमारे पास दो चीज़ें आ गई. अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो डेल्टा एस ज़ीरो हो जाएगा, राइट. ओके. इफ रिएक्शन इज रिवर्सिबल तो डेल्टा एस इज गोइंग टू बी क्यू रिवर्सिबल अपॉन कैपिटल टी. इफ रिएक्शन इज irreversible तो डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम और डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग. करेक्ट. ये तीन चीज़ें हमें यहाँ से कंक्लूड हो गई हैं. अब देखते हैं एट आइसोथर्मल कंडीशंस क्या होगा जब टेम्परेचर में कोई चेंज ना हो. एट आइसोथर्मल हमने पढ़ा था, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो डेल्टा टी ज़ीरो हो जाएगा. एंड वी ऑल्सो नो दैट इंटरनल एनर्जी इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर चेंज. अगर ये ज़ीरो है तो डेल्टा यू क्या हो जाता है, ज़ीरो. एट आइसोथर्मल कंडीशंस डेल्टा यू ऑफ अ सिस्टम इज ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो. और डेल्टा यू अगर आइसोथर्मल कंडीशन है तो चाहे रिएक्शन रिवर्सिबल है चाहे इररिवर्सिबल है, उसका इससे कोई वास्ता नहीं. उसको सिर्फ और सिर्फ टेम्प टी से मतलब है. अगर टी में कोई चेंज नहीं तो डेल्टा यू भी ज़ीरो हो जाएगी. मगर डेल्टा एस विल नॉट बी ज़ीरो, क्योंकि एंट्रोपी का चेंज जो है सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता. लेट अस लुक एट प्रॉब्लम नंबर 6.9. प्रिडिक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्रोपी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस. पहला है अ लिक्विड क्रिस्टलाइजेस इनटू अ सॉलिड. तो देखो एक डिसऑर्डर्ड फैशन से ऑर्डर्ड रेगुलर स्ट्रक्चर में हम लोग मूव कर रहे हैं, इरेगुलर स्ट्रक्चर से रेगुलर स्ट्रक्चर में. तो डेफिनेटली लिक्विड सॉलिड में फ्रीज हो रहा है, सो एंट्रोपी विल डिक्रीज. टेम्परेचर ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज रेज्ड फ्रॉम 0 केल्विन टू 115 केल्विन. अब देखो 0 केल्विन है, इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल्स के अंदर एंट्रोपी सबसे कम होगी, क्योंकि 0 केल्विन के ऊपर कोई भी मैटर जो है वो या तो सॉलिड में होगा या लिक्विड में मिलता है हमें. बट उसने ऑलरेडी कहा है सॉलिड. 0 केल्विन पे उसके अंदर एंट्रोपी सबसे कम होगी, रैंडमनेस कम होगी. जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे पार्टिकल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, दे विल कीप ऑन ऑसिलेटिंग. ठीक है, कब तक, जब तक कि उसको इक्विलिब्रियम ना मिल जाए. इसका मतलब एंट्रोपी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग टिल 115 केल्विन टिल इट अटेन्स द इक्विलिब्रियम. सो सेकंड में भी आपकी एंट्रोपी इंक्रीज करेगी. लिक्विड क्रिस्टलाइज इनटू सॉलिड, यहाँ एंट्रोपी डिक्रीज करेगी, यहाँ इंक्रीज करेगी. नेक्स्ट देखो NaHCO3 सॉलिड था, इज कन्वर्टेड इनटू सोडियम कार्बोनेट सॉलिड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर इनटू गैस. सॉलिड से हम सॉलिड में, सॉलिड से हम गैस में, सॉलिड से हम गैस में आ रहे हैं. पार्टिकल्स के अंदर जो है एंट्रोपी लो होगी रिएक्टेंट में, क्योंकि वो सॉलिड कंडीशन में है. जैसे जैसे वो कंडीशन गैशियस में कन्वर्ट हो रही है, ऑब्वियसली एंट्रोपी इज इंक्रीजिंग, डिग्री ऑफ रैंडमनेस इंक्रीजेस. करेक्ट. लास्ट देखिए हाइड्रोजन गैस है, इज कन्वर्टेड इनटू 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन. यहाँ देखिएगा नंबर ऑफ एटम्स इंक्रीज कर गए. पहले दोनों बंधे हुए थे, मॉलिक्यूल की फॉर्म में थे गैस में, अभी दोनों अलग अलग एटम की फॉर्म में है, गैशियस एटम्स बन गए हैं.
तो इसका मतलब यहाँ रैंडमनेस कम थी, यहाँ रैंडमनेस ज़्यादा है. सो डिग्री ऑफ रैंडमनेस इज इंक्रीजिंग फ्रॉम वन मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस टू कन्वर्टिंग इनटू 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम विद हायर एंट्रोपी. ठीक है, इसकी ये बंधे हुए हैं तो ये ऑब्वियसली ऑर्डर्ड फैशन में है, ये अलग अलग हैं तो दे आर डिसऑर्डर्ड, तो एंट्रोपी इज इंक्रीजिंग. राइट, नेक्स्ट देखिए प्रॉब्लम नंबर 6.10. फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन, आयरन सॉलिड reacts with water oxygen in gaseous form to form Fe2O3 solid. Now entropy change आपको गिवन है -549.4 किलो केल्विन जूल्स पर केल्विन पर मोल. एंट्रोपी का चेंज माइनस में आ रहा है at 298 केल्विन. In spite of the negative entropy change of this reaction, why the reaction is spontaneous? Correct? Delta R of reaction is given to you is -1648 इंटू 10⁻³ किलो जूल्स पर मोल. अगर केल्विन किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो -1648 किलो जूल पर मोल आ जाएगी. नाउ दिस रिएक्शन इज़ नॉट अंडर रिवर्सिबल कंडीशन, पहली चीज़. दिस रिएक्शन इज़ नॉट अंडर इक्विलिब्रियम, सेकेंड चीज़. इसका मतलब यहाँ पर जब एंट्रोपी कैलकुलेशन होगा दैट विल बी व्हाट इज़ द एंट्रोपी ऑफ दिस रिएक्टेंट, व्हाट इज़ द एंट्रोपी ऑफ दिस प्रोडक्ट. ठीक है, वहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे डेल्टा एस को. तो देखिए इस रिएक्शन में हमें गिवन है कि 4 मोल आयरन के 3 मोल गैस के साथ रिएक्ट करके Fe2O3 बनाते हैं 2 मोल्स इन द सॉलिड फॉर्म. एंड डेल्टा एस फॉर दिस रिएक्शन इज गिवन टू यू -549.4 किलो जूल कैल्विन, नॉट किलो जूल, इट इज़ जूल्स पर कैल्विन पर मोल. वाई सो? क्योंकि हीट ऊपर है, डेल्टा एस इज इक्वल टू Q upon T and it is per mole. So joules per Kelvin per mole. And we are given delta R for this reaction under standard conditions. It says it is -1648 into 10⁻³ joules per mole. क्योंकि यहाँ भी जूल्स है, यहाँ भी जूल्स है, वी नीड नॉट टू कन्वर्ट इट. ठीक, अब देखो पूछते हैं कि रिएक्शन में डेल्टा एस नेगेटिव है फिर भी ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस क्यों है. राइट, तो हमें पता है कि स्पॉन्टेनिटी डिपेंड करती है डेल्टा एस टोटल के ऊपर, दैट इज़ डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ द सराउंडिंग. करेक्ट, यही होते हैं एस टोटल. अब अगर मुझे डेल्टा एस सराउंडिंग निकालना हो या डेल्टा एस सिस्टम निकालना हो तो व्हाट शुड आई डू. तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे चाहिए कि डेल्टा एस ऑफ द सराउंडिंग जो होता है, बच्चों यहाँ ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. This is equal to minus delta HR of the reaction upon T. ये पॉइंट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मुझे सिस्टम की एंट्रोपी निकालनी है ना कि सराउंडिंग की देखनी है. तो अगर मुझे ये पता चल जाए कि सराउंडिंग की एंट्रोपी कितनी आई है तो वहाँ से मैं ये निकाल सकती हूँ कि सिस्टम कितना ज़्यादा चेंज हुआ है. सो डेल्टा एस ऑफ द सराउंडिंग निकालने के लिए वी विल टेक इस रिएक्शन में कितनी हीट निकली है. जितनी हीट रिएक्शन में निकली होगी सराउंडिंग ने उतनी ही तो ली होगी, उतना ही तो उसमें रैंडमनेस आई होगी. अगर सराउंडिंग के अंदर रैंडमनेस ज़्यादा आई होगी तो डेफिनेटली वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा. बात समझ में आई कुछ? देखिए डेल्टा एस निकालते हैं सराउंडिंग का. दिस इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच यानी कि -1648 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई टी. टी कितना है 298 केल्विन गिवन इन द रिएक्शन एंड दिस इज फिजिबल एट कांस्टेंट प्रेशर. और कांस्टेंट प्रेशर कब मिलता है? ओपन सिस्टम के अंदर. जब सिस्टम इज ओपन देयर इज एन फ्री एक्सचेंज ऑफ मास एंड एनर्जी, तो वहाँ प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है, जैसे हमने कैलोरीमीटर के बारे में बात की थी. ठीक है, तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे सो वी विल गेट दैट द सिस्टम की जो एंट्रोपी है इट कम्स आउट टू बी केल्विन पर केल्विन पर मोल जूल्स. 5530 जूल्स पर केल्विन पर मोल आपके पास पॉजिटिव एनर्जी आ रही है सराउंडिंग की. अगर सराउंडिंग के पॉजिटिव इतनी ज़्यादा आ रही है तो बच्चों 10 टोटल एंट्रोपी चेंज जो है इस रिएक्शन का इज़ पॉजिटिव. अगर टोटल एंट्रोपी चेंज ऑफ द रिएक्शन पॉजिटिव आ रहा है, लुक एट इट ना, ये इतना ज़्यादा है. एंट्रोपी ऑफ सिस्टम आपको गिवन है, टोटल सराउंडिंग का निकालना है. तो मानिए कि सिस्टम की आपको गिवन है इसमें रिएक्शन के अंदर, सराउंडिंग का हमें मिल गया इतना है, जरा टोटल करके देखिए कितना होगा.
इन दोनों को टोटल करोगे तो इट विल कम इन पॉजिटिव ओनली। तो देखें डेल्टा एस कितना आया टोटल, सिस्टम का गिवन था -549, क्योंकि उसमें इतनी सिस्टम में नेगेटिव एंट्रोपी आ रही है, प्लस 5530। तो देखिए टोटल कितना आ गया, माइनस कर दे इसको, वी विल गेट 1, 12 - 4 8, 14 - 5 9 and then 4. So look at it, it comes out to be joules per Kelvin per mole, 4981 joules आ रही है टोटल एंट्रोपी। तो द टोटल एंट्रोपी इज कमिंग आउट टू बी पॉजिटिव। इसीलिए रिएक्शन नेगेटिव होते हुए भी, यानी डेल्टा एच नेगेटिव एक्सोथर्मिक होते हुए भी, और स्पॉन्टेनिटी जो है इसकी वो हाई आएगी, क्योंकि डेल्टा एस सिस्टम का भले ही नेगेटिव आया है, डेल्टा एच भी नेगेटिव है, मगर टोटल डेल्टा एस हमें देखना है टू प्रिडिक्ट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन, और वो पॉजिटिव आया है। सो इसीलिए ये रिएक्शन नेगेटिव एंट्रोपी चेंज होते हुए भी इन केस ऑफ अ सिस्टम इट इज़ अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। सो जस्ट लेट अस जस्ट समराइज द लेक्चर टुडे। हमने बात की है कि फर्स्ट लॉ ने हमें स्पॉन्टेनिटी नहीं बताई, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन नहीं बताया, एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ही कुड नॉट एक्सप्लेन कि अगर डेल्टा एच नेगेटिव होता है तो सारी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए, डेल्टा एच अगर पॉजिटिव है तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस क्यों है। ये सारी उलझन दूर की है हमारी सेकेंड लॉ ने। सेकेंड लॉ ने कहा कि अगर डेल्टा एच नेगेटिव है तो ज़रूरी नहीं कि वो रिएक्शन हमेशा स्पॉन्टेनियस होगी, डेल्टा एच पॉजिटिव है तो ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। उसके अंदर फैक्टर डिपेंड करता है एंट्रोपी का भी। डिग्री ऑफ रैंडमनेस जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाती है। बट देर आर सर्टेन कंडीशंस जिसमें अगर स्पॉन्टेनिटी भी पॉजिटिव नहीं आ रही है तब भी रिएक्शन हो रही है, सॉरी रैंडमनेस पॉजिटिव नहीं आ रहा है तो भी रिएक्शन हो रही है, ठीक है। डेल्टा एच में कोई चेंजेस नहीं आ रहे तो भी रिएक्शन में स्पॉन्टेनिटी मिल रही है। सो दीज टू फैक्टर्स कंबाइन करके ही हम लोगों ने देखा कि अगर हमें स्पॉन्टेनिटी ऑफ एनी रिएक्शन प्रिडिक्ट करना है वी नीड टू कंबाइन दीज टू फैक्टर्स, और उसके बाद ही हम स्पॉन्टेनिटी बता सकते हैं, जैसा कि हमने अपनी एग्जाम्पल्स में प्रॉब्लम नंबर 6.10 में खासतौर पे देखा। इसी को हम एक्सपैंड करेंगे, आगे एलैबोरेट करेंगे थोड़ा सा बाय यूजिंग गिब्स फ्री एनर्जी इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। सो आप इसको पढ़ते रहिए, ध्यान से देखते रहिए एंड कीप मेकिंग नोट्स। दीज आर लिटिल कन्फ्यूजिंग टॉपिक्स बट नॉट दैट डिफिकल्ट, राइट? सो टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे।